सेक्शन 18 अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। 6 सबसेक्शन है इस सेक्शन के। सबसेक्शन 1 बोलता है टैक्सेबल पर्सन हु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन इज इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 1 बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कब तक का, अगर कोई पर्सन, हाँ इस तरह से समझो, अगर कोई पर्सन मान लो 6 मई 2022 को लाइबल टू रजिस्टर हो गया, मतलब उसका टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो गई और उस पर रजिस्ट्रेशन कराने की लाइबिलिटी आ गई और उसने 30 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया, तो जिस दिन उसके पास लाइबिलिटी आई है ना, उससे एक दिन पहले तक का उसको क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि 5 मार्च 2022 से लेके उसको क्रेडिट मिल जाएगा उससे पहले तक का। लेकिन उसने अगर 30 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करा लिया, पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई विद इन 30 days, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी है, उसने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन उसके ऊपर लाइबिलिटी आई थी रजिस्ट्रेशन की, उससे एक दिन पहले तक जो भी उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है वो उन सबका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम विच ही बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। इनपुट किस किस चीज़ का मिलेगा उसको, इनपुट टैक्स स्टॉक का मिल जाएगा, सेमी फिनिश गुड्स का मिल जाएगा और फिनिश गुड्स का मिल जाएगा। इज इंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, इन सभी के इनपुट टैक्स का वो क्रेडिट ले सकता है। इसके लिए उसको एक डिक्लेरेशन भरनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू गिव डिटेल्स ऑफ डिटेल्स इन डिक्लेरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विद इन 30 days और एक्सटेंडेड टाइम बाय कमिश्नर। डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल 30 दिन के अंदर, या फिर जो भी टाइम एक्सटेंड कर दे कमिश्नर, इन फॉर्म नंबर GST ITC 01 में। लेकिन सर्टिफाई भी करवाना पड़ेगा आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कोस्ट अकाउंटेंट से, अगर आपका जो क्या कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट है वो 2 लाख से ज़्यादा है, तो आपको CA या फिर CMA से उसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। सबसेक्शन 1 का केस ए हमने पढ़ लिया। केस ए बोलता था बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, केस बी बोलता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। ए पर्सन हु अप्लाइड वॉलेंट्री registration entitled to take credit of input tax on the date immediately preceding the date of grant registration। देखो जब उसने कंपलसरी उस पर लाइबिलिटी आई थी तो क्या किया था हमने, 30 दिन के अंदर उसने अप्लाई कर दिया था, और जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन हुआ उससे मतलब जिस दिन उस पर लाइबिलिटी आई उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन उस पर लाइबिलिटी आई थी रजिस्ट्रेशन कराने की उससे एक दिन पहले जितना भी उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा था स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में, हमने उस पर क्या कर दिया था, क्रेडिट दे दिया था उसको। लेकिन अगर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी, तो उसको क्रेडिट कब से मिलेगा, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उससे एक दिन पहले का जो भी उसके पास स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में या फिर फिनिश गुड्स में इनपुट टैक्स होगा उसका क्रेडिट दे दिया जाएगा। अब 18(1) सबसेक्शन सी, कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट कर रहे हो आप कंपोजिशन स्कीम में थे, आपकी लिमिट क्रॉस हो गई और आप क्या हो गए नॉर्मल स्कीम में आ गए, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10। कंपोजिशन स्कीम से आप बाहर आ रहे हो, मतलब आपका टर्नओवर की जो लिमिट इसमें दी गई है कि ऑप्ट करने की इस स्कीम को, उससे ज़्यादा हो गया आपका टर्नओवर, तो आप क्या हो जाओगे, सीजेस टू पे हो जाओगे इस सेक्शन के अंदर, इसका स्कीम को नहीं ले पाओगे। तो उस केस में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा, तो उसमें लिखा है ही शैल बी इंटाइटल टू टेक ITC ऑन द डेट immediately preceding the date from which he become liable to pay tax as a normal taxpayer। ठीक है, जिस दिन भी उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी नॉर्मल टैक्स स्कीम में, उससे पहले तक का, उससे एक दिन पहले का जो भी उसके पास इनपुट टैक्स होगा, किसमें, स्टॉक्स में या फिर सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में, उसको ITC मिल जाएगा। ऊपर जो अभी हमने पढ़ा उसमें कैपिटल गुड्स की बात नहीं हुई थी, सिर्फ स्टॉक की बात हुई थी, ठीक है। इनपुट सर्विस का तो कुछ नहीं होगा, इनपुट का हो जाएगा, जो जितने भी इनपुट है उनका क्रेडिट मिलेगा और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा ऊपर वालों को, दोनों में। एक तो वॉलेंट्री पढ़ा हमने और एक कंपलसरी लाइबिलिटी आई, तो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट का मिलेगा, सिर्फ स्टॉक का मिलेगा। अब कंपोजिशन स्कीम में ये बोलते हैं ही शैल ऑल्सो एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स, हाउएवर
क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस बाय 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। उसको क्या होगा, स्टॉक यानी कि इनपुट का तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा था लेकिन उसकी लिमिट क्रॉस हो गई और वो उस स्कीम से बाहर आ जाता है, तो उसको जिस भी दिन वो बाहर आया और नॉर्मल स्कीम में उसको टैक्स पे करने की लायबिलिटी आई, उससे एक दिन पहले उसके पास जो भी स्टॉक होगा, और उसमें स्टॉक होगा सेमी फिनिश गुड्स का या फिनिश गुड्स का या फिर रॉ मटेरियल का, उसका जो भी इनपुट है ना उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और साथ ही साथ उसको कैपिटल गुड्स का भी, उसके पास उसने कोई कैपिटल गुड्स खरीदे थे उस स्कीम के दौरान, तो उस टाइम उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको 5%, जितना भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें आपको डेट ऑफ इनवॉइस से लेके जिस दिन आप स्कीम में आ रहे हो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर माइनस करके जितना बैलेंस बचेगा वो आपको ले लेना है। अब 18(1)(d) क्या बोलता है, 18(1) क्लॉज डी क्या बोलता है, एग्जाम सप्लाई बिकम टैक्सेबल। आपकी एग्जाम सप्लाई जो थी, पहले आप कोई माल बेच रहे थे, गुड्स बेच रहे थे आप, पहले आप कोई गुड्स बेच रहे थे जो क्या थी, एग्जाम थी, लेकिन अब उसने को सरकार ने टैक्स उस पर टैक्स लगा दिया, वो टैक्सेबल होगी। तो अब क्या होगा, वेयर एग्जाम सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन बिकम टैक्सेबल सप्लाई एंड सच पर्सन शैल इंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स रिसेबल टू सच related input tax related to such exempt supply on the date immediately preceding the date from which such supply become taxable। मान लो एक कंपनी थी, वो प्रोडक्ट एक्स बेच रही थी जिस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, उसके पास उसने, लेकिन कल थी 15 तारीख, मान लो कल थी 15 तारीख, कल से गवर्नमेंट ने मीटिंग करी और नोटिफिकेशन निकाला कि इस गुड्स पे आज से 12% का टैक्स लगने वाला है। लेकिन उससे पहले उसने जो मतलब उससे पहले वो एग्जाम सप्लाई कर रही थी, तो उसने उसका कोई भी क्रेडिट तो लिया नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट एग्जाम था। तो एग्जाम के केस में हमने देखा कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता। सेक्शन 17 में हमने ये बात पढ़ी थी कि एग्जाम्ड गुड्स की अगर आउटपुट सप्लाई एग्जाम्ड है तो उस पर जो इनपुट लिए हैं हमने उसके टैक्स का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन अब हमारी सप्लाई टैक्सेबल हो गई है और हमने पहले से हमारे स्टॉक में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हमने इनपुट टैक्स नहीं लिया था, लेकिन अब हमें उनके जो सेल करेंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन बोलते हैं कि वेयर एग्जाम सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन बिकम टैक्सेबल। एक एग्जाम सप्लाई थी जो टैक्सेबल हो गई है अब, तो जो जिसकी जो सप्लाई है ना वो इंटाइटल होगा क्रेडिट लेने के लिए इनपुट टैक्स रिलेटेड टू सच एग्जाम सप्लाई ऑन द डेट प्रीसीडिंग द, जिस भी दिन से वो सप्लाई टैक्सेबल हुई है उससे एक दिन पहले तक का जितना भी स्टॉक है उसके पास वो उसका आईटीसी ले सकता है। और साथ ही साथ वो उसने जो प्रोडक्ट, मान लो एक कंपनी थी जो प्रोडक्ट एक्स बेच रही थी और उसने उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक मशीन खरीदी हुई थी, तो मशीन जब उसने खरीदी तो वो एग्जाम गुड्स बना रही थी, तो उसको उसका आईटीसी नहीं मिला था, लेकिन अब वो गुड्स टैक्सेबल हो गया है तो अब आईटीसी मिलना चाहिए, तो इसलिए आईटीसी मिलेगा। इफ ही इज ऑल्सो एलिजिबल टू टेक आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज फॉर सच एग्जाम सप्लाई हाउएवर क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस बाय 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस से आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपकी टैक्सेबल हो रही है वाली सप्लाई, डेट ऑन इनवॉइस से लेके आपको 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर उसको आईटीसी में से लेस करके क्रेडिट ले लेना है। एक बार चार्ट से देखते हैं। 18 और डी क्या बोला, सप्लाई क्या हो रही है आपकी, टैक्सेबल हो रही है सी में, तो ठीक है एग्जाम से टैक्सेबल हो रही है, यही पढ़ा था ना। हाँ सी में आ रहे हो आप कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट कर रहे थे और डी में आपकी एग्जाम से टैक्सेबल सप्लाई हो रही थी। तो आपने क्या किया, मान लो 5 तारीख को आप 5 तारीख क्या है, एक वो वाला दिन है जिससे डे इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट फ्रॉम विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9, ठीक है नॉर्मल स्कीम में आ गया वो, सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में आ गया। वो वाली डेट है आपकी 5 और 6 तारीख कौन सी थी, लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9। एंड दूसरे केस डी में क्या थी, एग्जाम सप्लाई जब आपकी टैक्सेबल हो रही थी, तो ये वाली डेट है। तो इस दिन तक आपके पास जो भी गुड्स थे और कैपिटल गुड्स थे उनका आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स के केस में आपको 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर माइनस करना पड़ेगा डेट ऑफ इनवॉइस से लेके। अब कॉमन पॉइंट क्या है, इनपुट क्या मिलेगा, स्टॉक का मिल जाएगा, सेमी फिनिश गुड्स का मिल जाएगा, फिनिश गुड्स का मिल जाएगा,
और डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक 30 दिन के अंदर, एक्सटेंडेड बाय और या फिर फर्दर एक्सटेंडेड टाइम। कॉमन पोर्टल में फॉर्म नंबर ITC 202, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन आपको सर्टिफाई भी करवानी पड़ेगी अगर आपका क्रेडिट का अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है। किससे सर्टिफाई करवानी पड़ेगी? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर पोस्ट अकाउंटेंट से। और कैपिटल गुड्स का ITC आपको इसमें कैपिटल गुड्स का भी ITC मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ITC ऑन कैपिटल गुड्स लिख लेना है यहाँ पर, उसमें से लेस कर देना है 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर। और ये जो बैलेंस आएगा ये आपको ITC मिल जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से लेना है ये। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 4 केसेस पढ़े, जिसमें पहला क्या था कि वो लाइबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो गई 20 लाख की या 40 लाख की, और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ गई। अब रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ गई तो उसके पास जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है उससे एक दिन पहले तक जो भी स्टॉक में इनपुट टैक्स था, उससे एक दिन पहले तक के स्टॉक पे जितना भी उसने परचेज पे टैक्स पे किया था उस सबका उसको क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स का कुछ नहीं मिलेगा। अब केस बी में उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसने GST में रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन कराया ना, तो और जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा उससे एक दिन पहले उसके पास जो भी परचेज पे टैक्स पे किया होगा सबका उसको क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। केस सी बोलता था कि आपने कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट हो गए, मतलब आपके टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो गई 75 लाख वाली और आप नॉर्मल स्कीम में आ गए सेक्शन 9 में। कंपोजिशन लेवी से आप नॉर्मल लेवी में आ गए। तो अब जो आपने जिस भी दिन आप क्या कहते हैं नॉर्मल सेक्शन के अंदर टैक्स पे कर रहे हो उससे एक दिन पहले तक का जो भी आपका स्टॉक में यानी स्टॉक के परचेज पे आपने टैक्स पे किया उस सबका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। साथ ही साथ कैपिटल गुड्स भी जो भी था आपका कैपिटल गुड्स भी थे अगर, तो उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन 5% आपको हर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर के लिए माइनस करके क्रेडिट मिलेगा। और केस डी भी सिमिलर ही है, लेकिन बस ये बात करता है कि आप पहले जो गुड्स सप्लाई कर रहे थे वो एग्जाम था, लेकिन अभी वो टैक्सेबल हो गया है। टैक्सेबल हो गया तो आपने जिस दिन उस पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ रही है, जिस दिन से वो टैक्सेबल हुआ ना उससे एक दिन पहले तक जितना भी आपके पास उसका स्टॉक पड़ा है उस पर जो आपने टैक्स पे किया था परचेज पर, उसका ITC आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कोई कैपिटल गुड्स भी है जो उसके प्रोडक्शन में यूज़ आ रहा था या उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ आ रहा था, उसका भी ITC आपको मिल जाएगा। और ITC मिलेगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से लेस करने के बाद।